राइट। अच्छा बेटा, लिक्विड स्टेट में देखो, जो लिक्विड स्टेट के अंदर एम है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ज्यादातर बच्चों को ये डिफिकल्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर, कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। और अगर कोई मॉलिक्यूल दिया जाए आपसे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी फोर्स है, तो ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आज का टॉपिक है हमारा, और पेज नंबर है 112। अच्छा बेटा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अच्छा, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में स्ट्रांगर कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सबसे। बेटा सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि जो अब हम पढ़ेंगे ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो, आयन डायपोल फोर्सेस हो, या जो है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हो, ठीक है, या वन जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बाकियों से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बाकी H2S से या बाकी जो उसको ग्रुप के मेंबर से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की एक टाइप है। तो एक तो हो गया बॉइलिंग पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन के। अच्छा, विस्कोसिटी भी उसी की ज्यादा होती है। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो। बेटा विस्कोसिटी भी ज्यादा उसी की है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जिसके मरकरी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, मगर मरकरी के अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होती है। मरकरी के जो एटम्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। विस्कोसिटी, इसके अलावा सरफेस टेंशन, ये भी डायरेक्टली अट्रैक्शन के है। अच्छा, उसके बाद वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर लो होगा। जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर लो है क्योंकि वाटर में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब है जो
वेपर प्रेशर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर लो होगा। तो बेटा जिसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग है उसका वेपर प्रेशर लो होता है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया जाए, आपको बॉइलिंग पॉइंट का दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट दिया जाए और वेपर प्रेशर का पूछा जाए, तो याद कर लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका वेपर प्रेशर लो होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर लो है। मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर की याद कर लो, इथाइल अल्कोहल की याद कर लो, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अहम है। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड, मीथाइल अल्कोहल 64 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइथल ईथर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेपर प्रेशर वाटर का लो होगा और डाइथल ईथर का सबसे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये देखो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। तो हमें पढ़ना है आज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन पे ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पहले आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब है जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट पोल की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन को कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। देखो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो HCl है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर है। अब देखो ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल ये भी पोलर है, ये तीसरा मॉलिक्यूल, अब ये जो अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बेटा, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो H और Cl का अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की अट्रैक्शन है, तो इसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये इसके अंदर ये अभी जो उन्होंने पेपर दिया है PMC ने, उसके अंदर भी HCl मौजूद है कि भाई HCl में कौन सी फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब H2S में अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसके अंदर होगी? बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान? H2S में होगी, HBr में होगी, HI में भी होगी। डायपोलर है ना ये सब पोलर हैं, तो इनमें इंटरेक्शन तो होगी ना, तो इनको कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बेटा इन सब मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। ये समझे वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन की टाइप है, इन सबको कलेक्टिवली वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। और ये वीक फोर्सेस हैं। बेटा वैन डर वाल्स ये वैन डर वाल्स फोर्स है, वीक फोर्स है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा फिर PH3 पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो वैन डर वाल्स फोर्स होगी। आप कह दो वैन डर वाल्स फोर्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, पोलर है ये। अमोनिया ज्यादा पोलर है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मगर PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इनमें कौन सी फोर्स होगी बेटा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और वंडरवाल्स की फिर टाइप हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। इन सब मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटा वीक होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें स्ट्रॉन्गर है। अब देखो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें स्ट्रॉन्गर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये वंडरवाल्स फोर्स है, या हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है इनके दरमियान। तो ये जो पहला टॉपिक था हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी CHCl3 में। या सपोज करते हैं मिथाइल क्लोराइड में भी ये होगी फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सभी। तो बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। अब आते हैं, ठीक है, और जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, जारी बात है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बेटा ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, भी पढ़ा था हमने, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी एक फोर्स अट्रैक्शन की टाइप है। ये जितनी फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। या हम कहते हैं इंड्यूस डायपोल, बेटा डायपोल जो होती है वो इंड्यूस हो जाती है। अच्छा, ये फोर्स अट्रैक्शन किसके दरमियान है? इंड्यूस डायपोल, क्योंकि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ये जो बेटा ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में होगी। अच्छा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होगी, मगर पोलर मॉलिक्यूल्स में इतनी ज्यादा नहीं होगी। पोलर मॉलिक्यूल्स में दूसरी फोर्सेस डोमिनेट होती हैं। देखो बेटा जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी ये फोर्स होगी, नॉन पोलर में भी है, दोनों में है ये, मगर क्योंकि पोलर में ज्यादा फोर्सेस दूसरी डोमिनेट हो जाती हैं, इसलिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ना होने के बराबर है। मगर नॉन पोलर में दूसरी कोई फोर्स है नहीं, दूसरी न फोर्स होने की वजह से ये फोर्स क्या करती है? डोमिनेट करती है। ठीक है, अब ये पैदा कैसे होगी? अब ये फोर्स किसके दरमियान होगी? हीलियम में होगी, नियॉन में होगी, मीथेन में होगी, इथेन में होगी, प्रोपेन में होगी। ये नॉन पोलर है बेटा, इन मॉलिक्यूल सब में ये फोर्स होगी। बेटा ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर के दरमियान ये फोर्स होगी। ठीक है, नोबल गैसेस में होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में होगी, ऑक्सीजन गैस में होगी, नाइट्रोजन गैस में होगी, I2 के में अंदर होगी, F2 के अंदर होगी, Cl2 में होगी, ये Br2 में होगी, क्योंकि ये सभी नॉन पोलर हैं। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान यही फोर्स होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई हीलियम के मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान कौन सी फोर्स है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, या इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल उसको कहा जाता है। इंड्यूस डायपोल क्योंकि डायपोल उसके अंदर इंड्यूस की जाती है। ठीक है, डायपोल को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वैसे है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, मगर उसके अंदर थोड़ी पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, अब देखो किस तरह आती है वो पोलरिटी। होती है कि सपोज करते हैं हीलियम है, ठीक है, और हीलियम में ये है पॉजिटिव चार्ज है। बेटा हीलियम है, ये हीलियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। देखो हीलियम के अंदर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वाला, और दूसरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, जैसे हीलियम के एटम आपस में क्लोज आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। देखें हीलियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एक तो होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं
तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होते हैं एक दूसरे को रिपेल करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं। अब देखो ये हीलियम है, तो हीलियम में क्या हो जाता है, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज चली जाती है, दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, मतलब एक पॉजिटिव पोल बन जाता है, दूसरा नेगेटिव पोल बन जाता है, ठीक है। और फिर इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव पोल। तो फिर क्या होगा, तो हीलियम के जो एक पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, देखो इनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। देखो बेटा हीलियम में एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे हीलियम के एटम को हम कंप्रेस करेंगे, क्लोज लाएंगे, तो क्लोज आने से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है रिपेल करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल्शन से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पर चले जाते हैं, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। तो उनपे एक पोल्स बन जाते हैं, पोल बन जाता है, टेम्परेरी पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाते हैं टेम्परेरी, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो। इसलिए हीलियम जो है वो लिक्विड में आ जाता है, हीलियम के अंदर लिक्विफिकेशन हो जाती है। तो जो नॉन पोलर्स हैं वो ऐसे लिक्विफाई होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके गिर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन एक साइड पर चले जाते हैं और दूसरी साइड पर उसका न्यूक्लियस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज वाला। और फिर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे का न्यूक्लियस होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक वीक फोर्स पैदा हो जाती है। इस फोर्स को जनरली तो वंडरवर्स कहते हैं, मगर यह है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही होगी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये SO2 पोलर है। अच्छा, BF3 नॉन पोलर है, तो BF3 में भी ये होगी फोर्स। बेटा बेंजीन में भी होगी फोर्स, ये C6H6 बेंजीन में भी ये फोर्स होगी, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो जितने भी नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये पैदा कैसे होती हैं, ये पैदा इस तरह होती हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे के मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, क्योंकि जैसे जैसे अगर सपोज करते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये भी जो मोनोएटॉमिक नोबल गैसेस हैं एक दूसरे के क्लोज आती हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक साइड पर चले जाते हैं, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज एक साइड पर चली जाती है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर चली जाती है, और एक टेम्परेरी पोल्स बन जाते हैं, टेम्परेरी पोल बन जाते हैं, ठीक है। और वो टेम्परेरी पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्योंकि पहले मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस हुई है, एक मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। अच्छा, और फिर क्या होता है कि वो जो पोलरिटी है दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आ जाती है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो टेम्परेरी पोलर बन गया है, और वो क्या कर देता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी उस पोलरिटी को इंड्यूस करवाता है, इंट्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है। तो इससे सारे मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मगर ये टेम्परेरी फोर्स है, बहुत शॉर्ट लिमिट फोर्स कह सकते हैं आप इसको। शॉर्ट लिमिट का मतलब है थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा भी अगर इनको हीट मिलेगी तो वो फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये फोर्स ज्यादा एक्टिव होती है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, क्योंकि बेटा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स खत्म हो जाएगी, अगर प्रेशर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे तो भी फोर्स खत्म हो जाएगी। तो ये शॉर्ट लिव्ड फोर्स है बेटा। ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब उनके अंदर मौजूद होती है ये फोर्स, और इनकी वजह से वो लिक्विड में आ जाते हैं। नोबल गैस इसकी वजह से लिक्विड में आती है, या हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये इसकी वजह से लिक्विड में आती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। हाँ, ये फोर्स डिपेंड किस पे करती है, ये जो वंडरवाल्स फोर्स है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये डिपेंड किस पे करती हैं, ये डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर या एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये आगे बेटा ये फोर्सेस हैं, उनके ऊपर फैक्टर्स डिपेंडिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज, एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज। देखो एटम का साइज या मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज,
अगर एटम का साइज लार्जर है तो ये फोर्स ज्यादा होगी। बेटा एटम का साइज अगर लार्जर है तो ये फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब है देखो ये डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक साइज पे, ठीक है। और एटॉमिक साइज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। साइज या एटॉमिक वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए देखो जो क्रिप्टॉन है इसके अंदर ज्यादा फोर्स होती है। बेटा देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, जीनान में ये ज्यादा फोर्स है। और बॉइलिंग पॉइंट भी जीनान का ज्यादा है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी जीनान का ज्यादा है। और जीनान में ये फोर्स अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। हालांकि है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स, मगर जीनान के अंदर ज्यादा है क्योंकि जीनान का साइज ज्यादा है, एटॉमिक मास भी ज्यादा है। तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्रिप्टॉन होगी, आर्गन, देन नियॉन, उसके बाद हीलियम। और ये हीलियम के अंदर वीक फोर्स होगी क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है, एटॉमिक वेट भी कम है उसका, या मॉलिक्यूलर वेट भी कम है इसका। तो एक तो ये हो गया कि जिसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, स्ट्रांगर होगी। ठीक है, तो बेटा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा दूसरा है, तो पहला हो गया एटॉमिक वेट, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट, जिस गैस का ज्यादा है उसके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। बेटा पोलराइजेशन, जो बड़े एटम्स होते हैं, लार्जर एटम्स होते हैं, बेटा लार्जर एटम के अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होती है। उनके अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्प्लेसमेंट जल्दी हो जाती है। मतलब जो लार्जर एटम्स हैं उनके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और जो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका भी जो पोलराइजेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक साइज के है। जिसका एटॉमिक साइज लार्जर होगा उसके अंदर पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी। पोलराइजेशन का मतलब है चार्ज की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। इसका मतलब आयोडीन के अंदर चार्ज जो होती है जल्दी डिस्प्लेस हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब है आयोडीन देखो सॉलिड में होता है। तो पोलराइजेशन जो है बेटा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक साइज के है। एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एटम का साइज बड़ा होगा उसके अंदर पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी, उसके अंदर इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। जैसे आयोडीन है, आयोडीन में ये ज्यादा होगी, आयोडीन के बाद ब्रोमीन में, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। और जिसके जैसे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड में है। देखो आयोडीन किस में होता है, सॉलिड में। ये किस में होता है, लिक्विड में। और ये किस में, गैसेज हैं दोनों। आयोडीन सॉलिड में है। तो आयोडीन का सॉलिड होना भी यही है, रीजन है कि इसके अंदर जो वंडरवाल्स फोर्स है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा इसके अंदर पोलराइजेशन होती है, एटॉमिक वेट ज्यादा है इसका, साइज लार्जर है इसका। अच्छा नंबर 3 है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल।
जितने मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा होंगे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। जितने मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स के इन द मॉलिक्यूल। देखो पेंटेन C5H12 ये लिक्विड में है, एटम ज्यादा है, हालांकि ये भी नॉन पोलर है। C4H10 गैस है ये। C3H8 ये भी गैस है। C2H6 ये भी गैस है। CH4 भी गैसेज है। ये सभी गैसेज हैं, नॉन पोलर है, सबके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है, मगर सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्गर होगी। ये लिक्विड में है और ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, मगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसके अंदर होगी, C6H14 के अंदर होगी। ये लिक्विड में है। तो इसका मतलब है जिससे कार्बन की तादाद बढ़ेगी उसके साथ हाइड्रोजन की तादाद बढ़ेगी, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। और ये जो हाइड्रोकार्बन है वो लिक्विफाई हो जाए, लिक्विड में आ जाते हैं। 1 से लेकर 4 तक गैसेज हैं, 5 से लेकर आगे 17 तक लिक्विड्स हैं, 17 से ज्यादा जो वेक्स लाइक सॉलिड होते हैं। तो इनके अंदर फोर्सेस कौन सी होंगी, अगर कोई पूछे तो वंडरवाल्स फोर्स होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, वीकर फोर्सेस होती है। मगर जैसे एटम्स की तादाद बढ़ेगी, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद बढ़ेगी, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को आप बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा होता है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल हो गया, जितने एटम्स ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल के अंदर उतना ये फोर्सेस भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। बेटा सरफेस एरिया, जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। अच्छा, अब देखो जो नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है नॉर्मल पेंटेन, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है आइसोपेंटेन से। इसके अंदर 4 कार्बन चेन में है और आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है नियोपेंटेन से। इसलिए ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, ये मिलेगा गैस में, ये भी आपको मिलेगा गैस की सूरत में। नियोपेंटेन गैस है, आइसोपेंटेन भी गैस है, जबकि नॉर्मल पेंटेन जो होता है वो लिक्विड में होता है। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से। तो जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो ये टॉपिक बेटा थे, इसके अंदर ये आपको पढ़ने थे, इसके अंदर यही चीजें थी। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन, कौन से एटम्स हैं जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते हैं, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हीं के मॉलिक्यूल्स में होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी? आइस के अंदर होगी। वाटर के अंदर होगी। अब स्टीम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा, स्टीम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि स्टीम के मॉलिक्यूल्स गैस की सूरत में होते हैं। लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर में होगी, आइस के अंदर होगी। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसिडिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फार्मिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो। अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये अमाइनो एसिड, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्राइमरी में नहीं होगी। प्राइमरी में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लॉन्ग चेन्स बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मगर पेप्टाइड बॉन्ड की जब कॉइलिंग होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड की कॉइलिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है कॉइलिंग। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको इफेक्ट करती है? बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है उसका वेपर प्रेशर लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जाहिर है वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर लो होगा। और वेपर प्रेशर को अभी टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर वेपर प्रेशर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये पंजाब की बुक में जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट दिए गए बेटा, उनको भी थोड़ा जहन में रखना, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़े देने पड़ेंगे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर का देखना पड़ेगा, वाटर का देखना पड़ेगा, और कोई लिक्विड है क्लोरोफॉर्म का है। ये बाकी जो लिक्विड्स उनके वेपर प्रेशर को थोड़ा ध्यान में रखना कि कम किसका किसका ज्यादा है। ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, अभी भी आ सकता है। तो अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स ऑल्ट्रेशन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरह ही है। वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उनको कहा जाता है, मगर पोलर तो होंगे वो, मगर उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे वाटर है H2 है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये दो ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है।
ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल को जकड़ रहा है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल, दूसरे का नेगेटिव पोल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आप तो एचसीएल में भी देख रहे थे, मगर एचसीएल में आपको मैं बता रहा हूं कि एचसीएल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। इधर देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा अब देखो, इसमें देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था पुराने पेपर के अंदर कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वाटर का जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 और बॉन्ड बना रहे हैं। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो वाटर के अंदर तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, वाटर के अंदर नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बेटा ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड है, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, मगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एचएफ, एफ के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। इधर देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है। मगर एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एचएफ में स्ट्रॉन्गर है वाटर से, मतलब ऑक्सीजन से। मगर वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल होती है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो वाटर के पास 2 पोलर हाइड्रोजन है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 3 डायमेंशनल है। मगर एचएफ के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 डायमेंशनल नहीं है, लिमिटेड लेंथ की चेन्स बनती हैं। इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा है किससे? एचएफ से। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एचएफ से, और एचएफ का ज्यादा है इन अमोनिया से। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एचएफ से, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करोगे ठीक है, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, इनको कंपेयर करेंगे हम
अगर ये तीनों को कंपेयर करेंगे और आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्गर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करना है। बेटा ये 1, ये 2, ये 3, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग 1 में होगा, देन 2, देन 3। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर एचएफ में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ ज्यादा है वो एचएफ में है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रिक ज्यादा होगी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बनेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इसमें होगी, उसके बाद वाटर के अंदर होगी, उसके बाद अमोनिया के अंदर होगी। मगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी ज्यादा है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल है। बेटा वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 3 डायमेंशनल है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है, मतलब वो समझें ज्यादा मजबूत हो जाती है 3 डायमेंशन की वजह से, ठीक है। और एचएफ के अंदर वो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लिमिटेड लेंथ की चेन्स बनती हैं, इसलिए एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये होगा, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और उन्होंने एग्जांपल में भी दिया है कि भाई वाटर बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया, H2O, HF और अमोनिया का कंपेयर करो, तो ये कंपैरिजन है इनकी। हाँ, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, देखो वाटर का ज्यादा है, H2 इसका कम है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है, H2 का कम है। उसके बाद H2SE का ज्यादा हो जाएगा, H2P का उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें ये तीनों में वंडरवाल्स फोर्स होती है, H2S में वंडरवाल फोर्स, H2SE में वंडरवाल फोर्स, H2T में वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा किसमें स्ट्रॉन्गर होगी? बेटा वंडरवाल फोर्स ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्गर होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। और वाटर में ज्यादा क्यों है फिर? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये हो जाता है, वाटर का ज्यादा, वाटर के बाद H2PE का ज्यादा है, उसके बाद H2AC का ज्यादा है, आखिर में H2S आ जाता है, इसका कम हो जाता है। तो ये आपको ट्रेंड याद करना पड़ेगा ग्रुप के अंदर, ये छठा ग्रुप है, ठीक है। अब आते हैं 7वां ग्रुप, H2 का ज्यादा है, HF का ज्यादा है, मगर HCl का कम है। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। उसके बाद HBr का ज्यादा है, HI का ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इनका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा HF, HF के बाद HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl आखिर में आ जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वेपर प्रेशर का पूछा जाए ट्रेंड, तो वेपर प्रेशर उसी का ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन सबसे। अमोनिया को देख लो, ये pH 3 का है। आर्सेनिक का देखो,
नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी का ज्यादा अमोनिया से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, और इसमें भी वंडरवॉल फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये हो जाता है SbH3, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद AsH3, उसके बाद आखिर में आता है PH3। ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। जब तक ग्रुप फोर्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, सिर्फ वंडरवॉल्स फोर्स है, तो वंडरवॉल्स फोर्स ज्यादा उसी में स्ट्रांग होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें है ही नहीं ग्रुप फोर्थ में, सबके अंदर वंडरवॉल्स फोर्स है, तो वंडरवॉल्स फोर्स जिसमें स्ट्रांगर होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ग्रुप फोर्थ में CH4 का कम है, कम है, SiH4 का ज्यादा है, जर्मेनियम का ज्यादा, एशियन का ज्यादा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो इनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, ACnH4 का ज्यादा होगा, उसके बाद GeH4 का ज्यादा होगा, उसके बाद SiH4 का, फिर CH4 का सबसे लो होगा। तो इसमें ACnH4 का ज्यादा है, क्योंकि इन सबके अंदर वंडरवॉल्स फोर्स होती है, अट्रैक्शन। अच्छा, अब उसके बाद है, एक तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, दूसरा सोल्यूबिलिटी। बेटा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल भी है, इथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्यूबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, डायरेक्टली पूछना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी उसके अंदर सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। बेटा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेंगे वो सोल्यूबिलिटी पानी में ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अच्छा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका वेपर प्रेशर लो होगा, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर लो है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे मैंने बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके में होती है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमाइनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सक्रोज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स। बेटा लिक्विड की ये सारा आपको ये जो बेटा चार्ट ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट वाला ये याद करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का बेटा चार्ट याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूल की। एडिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आपको पढ़ा कर रहा हूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली पूछने वाले मॉलिक्यूलर मास के, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, मगर उसके अंदर देखो अगर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो कम है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो कम है मगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और जो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है
जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनमें क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके अंदर बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो HF है, HF का बॉइलिंग पॉइंट, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बाकी ग्रुप के मेंबर से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से। अच्छा, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, का मतलब है उनकी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट एटम्स के अंदर। देखो कुल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है मॉलिक्यूल की, ऑप्टिकल रोटेशन, वो डिपेंड किस पे करती है बेटा, अरेंजमेंट पे। एटम्स की अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट उस पे डिपेंड करती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। सपोज करते हैं पानी के अंदर हम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और कोई कंपाउंड ऐड कर देते हैं। जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे इसके अंदर, जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आएगी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है ये बेटा। ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मगर वाटर के अंदर जब आप नमक ऐड करोगे, साल्ट ऐड करोगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद है वेपर प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर देखो कि लिक्विड को जब हम हीट देंगे तो लिक्विड इवापोरेट होगा, वेपर्स में तब्दील होगा, और जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका वेपर प्रेशर लो होगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी वेपर प्रेशर उतना लो होगा, जितनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी वेपर प्रेशर लो होगा। तो आप देखो, आपको वेपर प्रेशर याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे लिक्विड के। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आप वेपर प्रेशर हाई या लो बता सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर लो होगा, किसका हाई होगा। ठीक है, अच्छा, वेपर प्रेशर पर बेटा जो वेपर प्रेशर है उसी लिक्विड का ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर लो होगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट से वेपर प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लिक्विड को हम हीट देते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है, एवोपरेशन का अमल बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा तो लिक्विड बॉयल होना शुरू करेगा, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो लिक्विड को हम हीट देते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है बेटा, और बढ़कर जब बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल होना शुरू करेगा। तो इसका मतलब है अगर बाहर का प्रेशर कम है, अगर बाहर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड प्रेशर के। ठीक है, एट माउंटेन्स लेवल, बेटा माउंटेन्स लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट of water is less than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम है, बिकॉज
एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लेस देन सेंसी स्टार। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था 760 से टार कम है, जो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो 760 से कम है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करते हैं बाहर का प्रेशर, बेटा बाहर का प्रेशर जो है 23 हो, बाहर का प्रेशर कितना हो 23 हो, तो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हो जाएगा। अगर बाहर का प्रेशर 760 है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अगर बाहर का प्रेशर 2026 है तो बॉइलिंग पॉइंट 130 हो जाएगा। इसका मतलब है जितना बाहर का प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना बाहर का प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पर असर जो होता है वो बाहर के प्रेशर का होता है, आउटसाइड प्रेशर का होता है। जितना आउटसाइड प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आउटसाइड प्रेशर को जितना कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो माउंटेन्स लेवल पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, और वहां खाना पकाने में ज्यादा देर लगती है, कुकिंग में देर लगती है, बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग टेम्परेचर। लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से, कि वहां बॉइलिंग टेम्परेचर कम है जहां, इसलिए खाना पकाने में वहां देर लगती है। क्योंकि लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, लिक्विड को हीट देने से उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है उसका, और बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जाकर रुक जाता है, टेम्परेचर जाकर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद लिक्विड को आप हीट तो देंगे मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर पानी 70 पर बॉयल हो रहा है माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे पानी बॉयल हो रहा है 70 पे, तो 70 पे जाकर टेम्परेचर रुक जाएगा, 70 पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर याद कर लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है या मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जितनी भी हीट देंगे वो लिक्विड को वेपर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी, जिसको कहेंगे लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन। जो हीट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, और वो हीट जो देते हैं वो कंटिन्यूसली लिक्विड को एवापोरेट करेगी, वेपर्स में तब्दील करेगी। अगर बाहर का प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट 60 है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, बाहर का प्रेशर को लो कर दिया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, तो 60 पर जाकर टेम्परेचर रुक जाएगा। तो जो चीजें, जिस चीज को हम पका रहे हैं, अगर उसको पकाने के लिए टेम्परेचर 100 चाहिए तो उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 40-60 मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट पे जितने भी बॉइलिंग पॉइंट है उतना टेम्परेचर मिलेगा उसको वो चीज पकेगी नहीं। इसलिए जो है माउंटेन्स लेवल पे खाना पकाने में ज्यादा देर लगती है, बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग टेम्परेचर, कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है हाई बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से। प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो जल्दी बनता है, वो हाई बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से बनता है। तो ये रीजन है। अच्छा, उसके बाद ग्लिसरीन की बात कर रहा है कि ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल 290 है। जो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जब बाहर का प्रेशर 760 हो। जब ग्लिसरीन बाहर के प्रेशर को कम करते हैं 50 टार पे, बाहर के प्रेशर को कम करते हैं 50 टार पे, तो ग्लिसरीन बॉयल होता है 210 पे, 210 पे बॉयल हो जाता है, और डिकम्पोजिशन भी नहीं होती। मतलब जो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसको कहा जाता है जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि भाई नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर बाहर का प्रेशर कितना होगा। बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, या 760 मिलीमीटर मरकरी हो, 760 टार हो, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर बाहर का प्रेशर 760 होता है टार, या 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 है, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है तब। और माउंटेन्स लेवल पे बाहर का प्रेशर कम है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो 100 से कम होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, वो होगा रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया बाहर के प्रेशर के कम होने की वजह से। तो ग्लिसरीन का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 है, और जो रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट है वो 210 है, और जब बाहर का प्रेशर 50 टार होता है, और उस पर डिकम्पोजिशन नहीं होती। इसका मतलब बाहर के प्रेशर को कम करके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस किया जा सकता है, और रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट पर कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एवापोरेशन पे। अच्छा देखो बेटा, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तभी एवापोरेशन होगी,
1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 डिग्री से हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एवापोरेशन का, तो एवापोरेशन जो होती है वो हर टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो एवापोरेशन का अमल बढ़ जाता है, एवापोरेशन रैपिड हो जाती है और वेपर प्रेशर बढ़ता है, और वेपर प्रेशर बढ़कर जब बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है। बेटा एवापोरेशन का रेट डिपेंड किस पे करता है, सरफेस एरिया पे। जितना सरफेस एरिया लार्जर होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। जिस तरह गिलास के अंदर पानी पड़ा है या कप के अंदर पानी पड़ा है, वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता, मगर फर्श पर जो पानी गिर जाता है, जो नीचे पानी फर्श पर गिरता है, या लिक्विड या कोई सी चीज लिक्विड वाली चीज फर्श पे गिरती है, जल्दी एवापोरेट हो जाती है। मगर अगर वो ग्लास के अंदर या कप के अंदर पड़ी रहेगी तो एवापोरेट नहीं होगी जल्दी, क्योंकि फर्श का सरफेस एरिया लार्जर है, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो एवापोरेशन का अमल जल्दी होगा, एवापोरेशन फास्ट होगी, रैपिड होगी। जैसे गैसोलीन पेट्रोल होता है, जल्दी एवापोरेट जाता है पानी की निस्बत, पानी के कंपैरिजन में, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर है, पानी जल्दी एवापोरेट नहीं होता। मगर गैसोलीन पेट्रोल स्पिरिट अल्कोहल ईथर ये जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट होगा, वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। अच्छा, एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एवापोरेशन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। बेटा ये जितनी चीजें थी आपको मैंने पढ़ा दी, और एक चार्ट भी है, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें डाइथल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 34.6 35 हो गया समझे, और जो इथाइल अल्कोहल का 78 है, पानी का जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब देखो, जो डाइथल ईथर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, जल्दी एवापोरेट हो जाएगा डाइथल ईथर। लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक थे लिक्विड के अंदर, मगर लिक्विड के अंदर जो ज्यादातर जो आपको डिफिकल्टी थी इस टॉपिक में वो थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप देखो कि मॉलिक्यूल्स किस टाइप का है, कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है आइस के अंदर, या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको लिखवाए थे उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, या लंडन डिस्पर्शन होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, इन सब के अंदर ये नॉन पोलर है, इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, या इंड्यूस डायपोल और इनस्टेंस डायपोल होती है फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादातर बुक को रीड करें, बुक के अंदर जो चीजें उसको पढ़ लो बेटा, पेपर जो आएगा वो बुक में से आउट नहीं आएगा। यार ये जो यूएसपी जा